This conference will now be कैपिटल recorded. मेंटेनेंस, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, कल कोशिश करना कि लाजमी लेक्चर लेना, बाकी लोगों से भी कह देना, क्योंकि कल मैंने आपको एनपीओ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी है। ऐसे ही बेसिक बेसिक हैं, जैसे अभी ये है ना कि आपने पेपर की तैयारी के लिए ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ यही पढ़ के चले जाना, एक्स्ट्रा कोई और इससे रिलेटेड चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही तैयार करके चलकर चले जाना बस। यानी आज और कल हमने जो जो चीजें पढ़नी है उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, जो आपको बता दिया इसके सवाल 2-3 सवाल आप कर लेने बस, इसी इसी को ही 2-3 दफा कर लेना काफी है। कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हमने अपने जो कैपिटल है, कैपिटल की वैल्यू है, उसको जो मेंटेन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में किस वैल्यू पे कर रहे हैं, वो एक्चुअल में किस वैल्यू पे कर रहे हैं, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। ओके, अब कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के अंदर, अच्छा कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि नोट्स का एक सवाल करवा दे। देखें, पहले मैं आपको चीजें करवा रहा हूं जो कि एक दफा पूरी, ठीक है, आपको पता है नोट्स के 2-3 दफा सवाल हो गए हैं, तो इसलिए पहले एक दफा चीजें पूरी कर लें, फिर उसके बाद, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर जल्दी है, कुछ लोगों का पेपर लेट है। पहला पेपर, किसी का लॉ का पेपर है, तो किसी का कॉस्ट का पहला पेपर है, किसी का टैक्स का पहला पेपर है, ठीक है। तो मेरा प्लान यही था पहले तो 5 तक, लेकिन अब 5 तक नहीं बल्कि 4 तक, 4 तक आपको ये काम करवा लूं, ये जो जितने की चीजें रिपीट हो सकती हैं। फिर अगर कोई इशू होगा तो आप लोग एक दफा पेपर दे लें, क्योंकि पेपर में भी छुट्टियां हैं, तो एक फुल फ्लैज सवाल कैश फ्लो का, एक फुल फ्लैज सवाल नोट्स का, एक्सट्रैक्ट का, ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो खुद से एक नया क्वेश्चन दूंगा आपको, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन IS-33 का भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले 4 तारीख तक जो कुछ हो सकता है वो मेरे मुताबिक होने दो। फिर उसके बाद अगर आपको कोई चीज में मसला है तो फिर भी परेशान नहीं होना, आपने अपने बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें, फिर मैं आपको फुल फ्लैज एक एक सवाल करवा दूंगा, ठीक है। कि यानी थोड़ी देर बैठ जाएंगे, एक एक सवाल हम कर लेंगे। चले जनाब, मेन कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इसको 2 तरीकों में मेन डिवाइड किया जाता है। एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट को फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और दूसरा होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। दूसरा होता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि कैपिटल कॉन्सेप्ट के तहत कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी, उसको पता कैसे चलता है कि वो ग्रोथ कर रही है या उसको प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोथ कर रही है या उसको प्रॉफिट आ रहा है। कहते हैं कि जनाब, जो कॉन्सेप्ट है ना फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, वो कहता है कि व्हेन इक्विटी या इक्विटी कह लें, क्लोजिंग इक्विटी कह लें, या नेट एसेट्स कह लें, एक ही बात है। कहते हैं व्हेन नेट एसेट्स
या कैपिटल increased from opening to closing, मतलब ओपनिंग एसेट से क्लोजिंग नेट एसेट्स आपके बढ़ गए हैं या ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा हो गया है, तो समझो प्रॉफिट अर्न हुआ है। मतलब वो समझेंगे प्रॉफिट अर्न हुआ है या कंपनी ने ग्रोथ किया है। क्योंकि बात फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के तहत कैसे पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है? आपको पता है ना, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट हम करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के तहत अगर आपकी इक्विटी या नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो समझ जाओ कि जी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आप फाइंड भी कर सकते हो या प्रॉफिट अर्निंग आ जाएगी। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, इसका फार्मूला हमें पता है कि हमारा जो फार्मूला होता है ना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, इसे ओपनिंग कैपिटल कह सकते हो। कैपिटल या नेट एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स या डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या आएगा? नेट प्रॉफिट का अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो वो बन जाएगा जनाब क्लोजिंग इक्विटी या क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। और ये माइनस जाकर उधर जाकर प्लस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब नेट प्रॉफिट क्या है कि अगर वो कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के तहत। अब जो फिजिकल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट होता है वो देखता ये नहीं है, वो कहता है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड, वो अमाउंट नहीं देखता, वो क्वांटिटी देखता है, फिजिकली चीजें देखता है कि अगर वो चीजें ज्यादा सेल हुई हैं वो तब कहेगा प्रॉफिट हुआ है, तब वो कहेगा ग्रोथ हुई है कंपनी की। व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड। कैसे पता चला? देखिए एक चीज, बंदे ने 100 रुपए यूनिट बेचे हैं, दूसरे ने भी 100 रुपए बेचे हैं, मतलब 2000 में 2000 के अंदर भी 100 यूनिट बिके हैं, तो 2020 कर लो, और 2021 में भी। अब 2020 के अंदर रेट थे 10 रुपए, यहां पर रेट हो गया 12 रुपए, 100, 120। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट कहता है 20 रुपए से हमारी ग्रोथ हुई है, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। लेकिन फिजिकल कैपिटल वाला कहेगा नहीं, कोई ग्रोथ नहीं हुई, ये जो 20 रुपया प्रॉफिट बढ़ा है ये तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, ये तो चीज की कीमत पहले से बढ़ गई थी उससे बढ़ा है। दोबारा सुनिएगा, जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वो कहता है कि जब प्रॉफिट बढ़ गया जैसे मर्जी बढ़ा। और फिजिकल कैपिटल क्या कहता है कि जब उसका वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ेगा तब उसको ग्रोथ कंसीडर किया जाता है। डन? ये तो कॉन्सेप्ट था बस, सवाल इससे ज्यादा आसान है। अब सवाल में देखिएगा, दोबारा एक दफा मैं इसका सवाल भी आपको करवाता हूं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस फर्दर दो टाइप का होता है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस फर्दर दो टाइप्स का होता है। नंबर 1, मनी
कैपिटल या मनी फाइनेंशियल कैपिटल या इन मनी टर्म्स, और एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल रियल टर्म में। आपको याद होगा, आपने कीमत में पढ़ा होगा रियल वेजेस, एक्चुअल वेजेस, ये वही चीजें। मनी टर्म्स का मतलब है, मनी टर्म्स का मतलब ये है एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में कितना पैदा हुआ, एक्चुअल में कितनी सेल्स हुई, चाहे महंगाई की वजह से चीजें बढ़ गई हैं या किसी भी तरह से बढ़ गई हैं, एक्चुअल में कितने पैसे आ गए हमारे पास। रियल टर्म्स का मतलब है कि विदाउट इन्फ्लेशन, एलिमिनेट इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन को एलिमिनेट कर दें, आप इन्फ्लेशन को एलिमिनेट कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर आपने देखा। डन होगी बात। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। एक सपोज दैट वो कहता है कि आपके पास जो सेल्स हैं या नेट प्रॉफिट कर लेते हैं, कहता है आपके पास जो नेट प्रॉफिट हुआ है। सर ये एक बार ड्राफ्ट दिखाइएगा जरा, जो ऊपर वाला। ये सारी साथ इसके बाद दोबारा ये इसमें सारी बातें दोबारा आने लगी हैं सवाल के अंदर भी, ठीक है। ड्राफ्ट तो ये है ना कि दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक फिजिकल और एक फाइनेंशियल। फिर फाइनेंशियल दो टाइप का होता है, रियल टर्म्स में और मनी टर्म्स में, ठीक है। तो ये मैं आपको वो सारी बातें बताने लगा। वो कहते हैं नेट प्रॉफिट आया है आपके पास ₹600,000। ओपनिंग कैपिटल या वो कह सकता है ओपनिंग नेट एसेट्स आर ₹1 million। Journal increase in price level, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जर्नल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज 8%। स्पेसिफिक टू द एलिमेंट या टू द आइटम, increase in price is 5%। Find profit under financial capital maintenance, physical capital maintenance। सवाल लिखो पहले, फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाता हूं। आपको एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हुआ है 6 लाख। ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग नेट एसेट्स हैं 1 मिलियन। जर्नल इंक्रीज इन प्राइस लेवल का मतलब यह है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर तकरीबन तमाम चीजों की कीमतें 8% बढ़ी हैं। 5% का मतलब है जो हम इन्वेंट्री बेच रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री की कीमत 5% बढ़ी है। स्पेसिफिक 8% है, ओवरऑल एवरेज। बात समझ लगी है ना। लेकिन ये जो 5% है, स्पेसिफिक 5% है, ये
सिर्फ उस इन्वेंट्री की बात हो रही है जिस इन्वेंट्री में हम डील करते हैं, जिसका ये प्रॉफिट ऊपर गिवन है। ओके होगी बात। अब मैं आपको तीनों तरह का प्रॉफिट बताने लगा हूं, 3 तरीके हो गए ना, मैं यहां पर लिखने लगा हूं, फिर इसकी आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाऊंगा। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल की फर्दर 2 होती हैं, एक है मनी टर्म्स में और एक है रियल टर्म्स में। अब सबसे पहले एक बात याद रखें, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बताया हो और सिर्फ नेट प्रॉफिट बताया हो तो वो फाइनेंशियल कैपिटल का मेंटेनेंस टर्म्स में नेट प्रॉफिट होता है। याद रखें, अगर आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ कि जनाब साल का इतना नेट प्रॉफिट है, जो हम नॉर्मल अपने क्वेश्चंस में फाइंड करते हैं, तो समझो कि वो किसका आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, सिंपल फाइनेंशियल टर्म्स का, जो नॉर्मली हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग के अंदर करते होते हैं। डन। कहता है जनाब रियल टर्म में बताओ। रियल टर्म्स का मतलब ये है कि उसके अंदर जो इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट ऐड हुआ है वो माइनस कर दो। रियल टर्म्स का क्या मुराद है कि जो प्रॉफिट के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया हुआ है वो माइनस कर दो। इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे माइनस करते हैं ये जरा गौर कर। आपने 6 लाख में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस कर देना। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे लेते हैं जरा गौर फरमाएं। इन्फ्लेशन के तो 2 रेट गिवन है, एक जनरल प्राइस लेवल है, एक स्पेसिफिक है। तो जनाब जो जनरल इन्फ्लेशन होगी वो हिट करेगी आपके फाइनेंशियल कैपिटल को, और जो 5% स्पेसिफिक टू एलिमेंट है, स्पेसिफिक टू इन्वेंट्री है, वो हिट करेगी किसको, वो किसको हिट करेगी, फिजिकल कैपिटल के प्रॉफिट। और ये परसेंटेज लेनी हमेशा ओपनिंग कैपिटल की है। ओपनिंग नेट एसेट्स गिवन हो या ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, हमेशा उस वैल्यू की परसेंटेज लेनी है। अगर कुछ ना बताया हो तो समझो कि कौन सा प्रॉफिट है, फाइनेंशियल मनी टर्म्स का, और अगर बताया होगा तो फिर तो जो बताया होगा वही लिखेंगे। गॉट इट। अब आप मुझे बताएं जर्नल इन्फ्लेशन कितनी आ रही है। जर्नल इन्फ्लेशन, जर्नल इन्फ्लेशन आपने हमेशा ओपनिंग नेट एसेट के ऊपर लेना होती है। जर्नल इन्फ्लेशन 8%। इसका 8% लें तो कितनी अमाउंट आ गई, 1 मिलियन का 8% लें 80,000। तो यहां से 80,000 माइनस कर देंगे। ये भी 6 लाख है जनाब, इसमें से क्या करेंगे, 1 मिलियन का 5% ले लेंगे। 1 मिलियन का ओपनिंग नेट एसेट्स या ओपनिंग कैपिटल जो गिवन होगा, हमने इन्फ्लेशन का रेट उसी पर अप्लाई करना है। इन्फ्लेशन का रेट उसी पर अप्लाई करना है। लो जनाब, फाइनेंशियल जो आपका प्रॉफिट है वो तो 6 का 6 लाख है। रियल टर्म्स में जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 5,20,000। और जो फिजिकल का है 5,50,000। पेपर में सवाल क्या आया हुआ है, वो इन तीनों प्रॉफिट में से कोई एक प्रॉफिट हमें दे देता है और कहता है बाकी कोई एक प्रॉफिट हमसे पूछ लेता है।
तो एक और सवाल मैं लिखने लगा हूं, वो आपने करना है। तो जब तक आपका ये आपको आराम से समझ लग जाएगा, और पेपर में ये 2 नंबर का सवाल आता होता है। मैं एक सवाल लिखने लगा हूं, ओपनिंग नेट एसेट्स या ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, नेट प्रॉफिट इन फाइनेंशियल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, रियल टर्म्स के अंदर इज रुपीज, देख लें जनाब, 4,50,000। जनरल इन्फ्लेशन इज रुपीज, सॉरी, जनरल इन्फ्लेशन इज 10% और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन is 8%. Specific inflation is 8%. Find net profit in money terms and physical capital maintenance. करो जरा ये सवाल, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। जी जनाब, आपके पास ओपनिंग नेट एसेट्स 5 लाख हैं, नेट प्रॉफिट रियल टर्म्स के अंदर 4,50,000 है, जर्नल इन्फ्लेशन 10% और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है 8%। जी जनाब, सवाल आपने पूरा करना है, मनी टर्म्स में कितना प्रॉफिट आ रहा है और फिजिकल मेंटेनेंस में कितना आएगा। जी जनाब, चले जनाब चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जर्नल इन्फ्लेशन कितनी आ रही है, जर्नल इन्फ्लेशन, जर्नल इन्फ्लेशन कितनी है। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 है जर्नल इन्फ्लेशन। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 50,000 का 8%, ऐसा ही है 40,000। हमारे पास जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो है रियल टर्म्स का 4,60,000 है। रियल टर्म्स का जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है 4,60,000। अगर इस 4,50,000, सॉरी, अगर इस प्रॉफिट के अंदर, अब हमें पता है कि मनी टर्म्स के प्रॉफिट में जर्नल इन्फ्लेशन माइनस कर दी जाए, मनी टर्म्स के प्रॉफिट के अंदर जर्नल इन्फ्लेशन माइनस कर दी जाए, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट मनी रियल टर्म्स का। तो अगर हमने वापस जाना है तो इसके अंदर 50,000 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का मनी टर्म्स में प्रॉफिट। याद रखें, डायरेक्ट लिंक दोनों का, रियल और फिजिकल मेंटेनेंस का, है मनी टर्म्स के साथ ही। ओरिजिनल तो वही होता है ना। और अब इसमें से 40,000 माइनस कर देंगे तो 4,60,000 हमारे पास आ जाएगा
फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई सबको, या एक और सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत है? क्लियर? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका मैं करवा देता हूं जल्दी से, ताकि किसी को अगर इश्यू है तो वो देख ले। नेट प्रॉफिट है मेरा 4 लाख इन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ओपनिंग कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग नेट एसेट्स है रुपीज 3,60,000। जर्नल इन्फ्लेशन है 5%। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है 6%। फाइंड नेट प्रॉफिट। किसमें? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, और दोनों में मनी टर्म्स में भी बताना है और रियल टर्म्स में भी बताना है। जल्दी से जनाब इसको सॉल्व करें। मनी टर्म्स के अंदर भी आपने बताना है और रियल टर्म्स में भी आपने बताना है। जी जनाब, मनी टर्म्स में आंसर बता दो और रियल टर्म में भी आंसर बता दो। हाँ जी, मनी टर्म्स में कितना आंसर आ रहा है? मनी टर्म्स में कितना आंसर आ रहा है? मनी टर्म्स में पहले बताना है। मनी टर्म्स में 4 to 1 600, क्या यही है सबका? 4 to 1 600। और रियल टर्म्स का बता दें अब। $403,600। चले जनाब, अगर सबका आंसर यही है तो इसका मतलब है आप सबको ये चीज समझ लग गई है। अगर किसी को इश्यू है तो पूछ लें, वरना हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में चीजें हैं वो ओके हो गई। ठीक है जनाब, अब मैं जाने लगा हूं आपके जो पेपर्स हैं, जो आपको दिए थे क्वेश्चंस। पहले तो आप लिखें कि जो 2018 के पेपर के सवाल हमने नहीं करने वो लिख लें। जो 2018 के सवाल आप लोगों ने नहीं करने वो लिख लें। सर जी वालेकुम सलाम। सर, ये वाला अलग से सवाल आता है या किस सवाल में मर्ज हो के आता है जो अभी हमने किए हैं कॉन्सेप्ट? ये एमसीक्यूज में आते हैं, एमसीक्यूज में। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है, चले जनाब, पहले आप 2018 का पेपर देखें, मार्च का। ठीक है, 2018 का मार्च का पेपर देख लें। उसमें जो पहला सवाल है ना वो आपने नहीं करना। मार्च 2018 का पहला सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है। 2000 क्वेश्चन नंबर 2 भी सिलेबस में अब नहीं रहा। ये अब FA2 में चला गया, IFS 15।
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कैश फ्लो का सवाल। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा और अगर नहीं किया होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो एनालिसिस का है, इसके सॉल्यूशंस आप सॉरी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये रेशियो का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये पार्टनरशिप का सवाल है, पहले था सिलेबस में, अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिवैल्यूएशन की। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सॉरी नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेट ये है रेशो का, ये है हमारा, ये तो सवाल ही अब यही है बेस्ट। ये आपने लाजमी सवाल करना है, लाजमी करना है, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ये 2018 के सवाल जो मैंने आपको कटवा दिए हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। अब आ जाए आइटम 2018 पे। आइटम 2018 में जो पहला सवाल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है डिजिटल अकाउंट्स में, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये पार्टनरशिप का सवाल है, ये तो अब वैसे ही खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से भी उसने खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सिलेबस में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे सिलेबस में अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो एनालिसिस का, ये हमने करना है, लाजमी करना है, रेशियो के तो लाजमी करने हैं और बड़ी डिटेल में सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है सिलेबस में, खत्म होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सिलेबस में, बड़ा डिटेल है सवाल ये। तो ये 2018 के सवाल और मैंने आपको बता दिए हैं। 2017 के सवाल में आपको ये कैश फ्लो का सवाल है, गिवन है पेपर में, और एक सवाल आपका गिवन है इसके अंदर उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो इन दोनों का मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर देता हूं, आपने ये आराम से पहले सवाल खुद करना है, फिर इसका सॉल्यूशन आपने मैच करना है। ठीक है, और फिर इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर रेक्टिफिकेशन, देखो ना, रेक्टिफिकेशन जब भी सवाल आता है उसमें मसला जरूर आता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का सवाल जिधर भी आता है। जी क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटम का। ऑटम में हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस चीज का 6? जो सा 2018 ऑटम 18 का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 ओमेगा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है। ठीक है, तो अब आप कल मैंने आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और इसी तरह से की करवानी है कि आपने बस वही करनी है और पेपर में अगर आई तो एज इट इज आ जाएगी, वैल्यू चेंज होगी बस। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। बस भाई।